अभी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैम मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी जेएनयू है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हाँ, मेरी मुझे लग ही जेएनयू है। रहा था। टेल अस अबाउट समथिंग योरसेल्फ, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, छोटा सा एक आपका बैकग्राउंड। व्हाई सीयूईटी पीजी, मतलब व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी पर्टिकुलरली? ये वो स्टडिंग आपकी अप्रोच क्या थी, मतलब कैसे पढ़ते, मॉक टेस्ट आप कैसा प्रिपेयर कर रहे थे, कैसे स्कोर्स आ रहे थे, उससे मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहता होगा समय समय पर, तो आपने कैसे रिविजन किया, मतलब फुल यूनिट्स करी, क्वेश्चंस करे, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पीवाईक्यूज वगैरह रखे हैं उनको सिर्फ रिवाइज किया? कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज करने में, अपनी स्ट्रैटेजीज या रोड मैप को बनाने में, या जब वो मंजर है ये नया, मंजर नया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। और आप सबका फिर से स्वागत है टॉपर्स टॉक के एक और नए एपिसोड में। तो पहले भी हमने कई सारे टॉक्स करे हैं, लेकिन अब फिलहाल बच्चों को मिल चुकी है उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, यानी कि एडमिशंस कंप्लीट हो चुके हैं। डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी ड्रीम यूनिवर्सिटीज जो बच्चों को सपना थी, अब वो हकीकत में बदल चुकी है। तो आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट से जानने वाले हैं कि कैसा लगता है जब अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिसको आपने इतने सपनों से देखा हो, इतने सालों से आपने सोचा हो कि इस यूनिवर्सिटी में जाना है, कैसा लगेगा जब आपको फाइनली वो एडमिशन मिल जाती है। और कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी, जब हम स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो आज एक ऐसा ही स्टूडेंट जिनका स्कोर भी बहुत अच्छा है, उनको जेएनयू मिल चुका है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो here today we have Akash Rana. So hi Akash, how are you? I'm good, ma'am. I'm good. So welcome to our platform again, because पहले भी आप हमसे मिल चुके हो, फेलिसिटेशन प्रोग्राम में भी आप आए थे, है ना? तो हाउ इज द फीलिंग, बिकॉज जब जेएनयू आपको मिला तो आपने टारगेट ही यही सोच के प्रिपेयर किया होगा पॉल साइंस के लिए। तो हाउ वाज द फीलिंग जब आपने फर्स्ट अपना नेम देखा? फीलिंग तो मैम बहुत अच्छी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम for providing me this opportunity, this platform where I can share my strategy, resources to all the future CUT PG aspirants who are aspiring to give this exam next year to get into the best universities of India. So thank you so much, ma'am, for providing this platform. एंड फीलिंग तो मैम जेएनयू तो हम माना जाता है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए। जो भी बच्चा मास्टर्स करना चाहता है वो एस्पायर करता है कि मुझे जेएनयू चाहिए। एंड उस सब में अब मैं फाइनली ऑफिशियली आ चुका हूँ, तो ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ बिल्कुल। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि टेल अस अबाउट समथिंग योरसेल्फ, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, छोटा सा एक आपका बैकग्राउंड। So hello everyone, my name is Akash Singh Rana. I basically belong to Mathura, Uttar Pradesh, and I have completed my schooling from Mathura itself. आपकी Thereafter, I have completed my graduation, my bachelor's in political science honors from Delhi University Shahid Bhagat Singh Evening College, and currently I am pursuing masters in politics with specialization in international relations from Jawaharlal Nehru University, JNU. हाँ, तो जब आपने कहा कि स्पेसिफिकली आई एम परस्यूइंग एमए पीआईएसएम फ्रॉम जेएनयू, सो उस लाइन में एक अलग ही जोश था, है ना? तो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ आपके घर वालों का, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैं लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया था कि ऐसा यूनिवर्सिटी है जेएनयू, पॉलिटिकल साइंस के लिए, पीजी के लिए, खास मास्टर्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा था अपने में, तो यहाँ के जो प्रोफेसर थे वो सारे उन्होंने सबने अपनी मास्टर्स पीएचडी सब जेएनयू से ही किया है। तो वो बोलते रहते हैं कि बच्चे को जेएनयू के लिए ट्राई करना चाहिए, और ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई एक बार मानना चाहिए। इसलिए मैंने उनको बताया था कि टीचर्स भी बहुत तारीफ करते हैं जेएनयू की। उन्हें नहीं पता था जेएनयू के बारे में इतना, क्योंकि उनका एक्सपोजर इतना नहीं है यूनिवर्सिटीज के बारे में। मैंने उन्हें बताया, तो जब मेरा रिजल्ट आया, पता लगा कि फाइनली मैं जेएनयू जा रहा हूँ, तो बहुत खुश हैं, काफी खुश हैं। पेरेंट्स तो ऑब्वियसली खुशी होते हैं। तो हाउ वाज योर एकेडमिक बैकग्राउंड, मतलब आप हमेशा से ही टॉपर्स टाइप वाले रहे हो, थोड़े मिडिल एवरेज वाले रहे हो, या फिर बैक बेंचर रहे हो? मैम बीच का इस रहा, मैं टॉपर भी नहीं रहा और तो एवरेज भी नहीं रहा, बीच का सिस्टम। मतलब मेरे 10th क्लास में आई स्कोर 80, टॉपर से थोड़ा कम। 10th क्लास में इन आईसीएसई बोर्ड आई स्कोर 85%, एंड 12th में आई गॉट 90% विद इन पीसीएम। पीसीएम में आपको 90% मिल गया? तो यस मैम। पीसीएम से पॉलिटिक्स, हाउ, मतलब क्यों और कैसे?
मैम पीसीएम में 90% तो मिल गया, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था उस सब्जेक्ट की तरफ। मतलब मैं आईआईटी भी करना चाहता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था, और मुझे बैक ऑफ द माइंड था कि कुछ सिविल सर्विस से रिलेटेड कुछ करना है। तो जब 12th क्लास के एग्जाम खत्म हुए थे तो सीयूटी बीच में टाइम था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की 11th की बुक्स पढ़ी, और उसकी हिस्ट्री की पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज्यादा डेवलप हुआ। खासकर उसकी जो कॉन्सेप्ट लिबर्टी है, जो एसआई वाले का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और जो दो चार कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स में कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, रियली अंदर से इंटरेस्ट आ रहा है, उसको पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्यों बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे साइंस से कंटिन्यू नहीं करना, मुझे बैचलर्स बीएससी एमएससी कुछ नहीं करना, करना आर्ट से ही है, लेकिन किस में करना है वो मैं किताब पढ़ के पता लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में करना है। तो इसलिए मैंने सीयूटी दिया और पॉलिटिकल साइंस में मेरा एडमिशन हुआ शहीद भगत सिंह कॉलेज में। तो एक चीज आपने बहुत अच्छी करी है इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वीडियोस देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट जो भी चूज करते हैं, पीआई जब भी आप 11th 12th की तो स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो वो बहुत ज्यादा सोसाइटल या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके करते हैं। मतलब नो वन वांट्स टू गो आर्ट्स का वाला साइड, बिकॉज उनको लगता है कि आर्ट्स में वही बच्चे जाते हैं जिनका बहुत लो स्कोर है ना। तो मेरे साथ भी यही था कि मेरी भी बहुत घर पे लड़ाई हुई थी जब मुझे आर्ट्स में जाना था। और लिटरली जब मैं आर्ट्स में गई तो पॉल साइंस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट 11th 12th का। मतलब 12th की पॉल साइंस तो आपने पढ़ी होगी, कोल्ड वॉर वगैरह बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वही एक मैम फाइट मैंने किया। ये हाँ। एक मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि अगर बंदा कोई आर्ट्स ले रहा है तो वो इतना पढ़ाकू नहीं होगा, या उसके एवरेज कुछ कम मार्क्स आए होंगे, या वो उसको कुछ नहीं मिला तो आर्ट्स लेना पड़ रहा है। ये मिसकंसेप्शन सोसाइटी में बना हुआ है मैम। हाँ। इसलिए तो मैंने जो 12th में, मुझे मतलब प्रेशर में, मतलब तो नहीं, लेकिन फैमिली प्रेशर तो नहीं कहूंगा, लेकिन रिलेटिव्स का या दोस्तों का प्रेशर कि भाई आर्ट्स क्यों ले रहा है, बर्बाद हो जाएगा, साइंस ले 12th में। है ना, पीयर मैम योर प्रेशर। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, क्योंकि जब आपने 10th 12th में किया होता है, मतलब 10th में अच्छा किया होता है, तो थोड़ा सा पीयर प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स है मतलब यू शुड गो टू द साइंस बैकग्राउंड। तो जब आप यूजी डेफिनेटली। में आपने सिविल सर्विसेज सोचा था, बिकॉज आपने ऑलरेडी पीसीएम से किया हुआ है, तो सिविल सर्विसेज करना है ये आपने अभी यूजी में सोचा है? मैंने 10th में सोचा था, लेकिन गलती से पीसीएम, पीयर प्रेशर के अंडर पीसीएम ले लिया, फिर दोबारा मैं बैक और साइंस में आ गया, आर्ट्स में आ गया। 10th में सोचा हुआ था सिविल सर्विस से रिलेटेड तो। हाँ, तो सिविल सर्विसेज के लिए देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। व्हाई सीयूईटी पीजी, मतलब व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी पर्टिकुलरली? पर्टिकुलरली मैंने काफी प्रोफेसर सुना है कि जेएनयू में हर साल बच्चे निकलते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, और जेएनयू का जो एक्सपोजर है, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स का जो एक्सपोजर है वो काफी अच्छा है। वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर हैं। जैसे एसआईएस के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जो चेयरपर्सन है, श्री अमिताभ मट्टो सर, वो तो बाहर की यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर लेक्चर देने जाते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है आपके डिपार्टमेंट के, आपके स्कूल, जो आप स्कूल जा रहे हो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, उसके चेयरपर्सन इतने रिनाउंड एक ऑथर हैं, या इतने अच्छे एकेडमिशियन हैं। तो एक्सपोजर में मेरा वन ऑफ द मेन पॉइंट था कि जेल में जाकर मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपोजर काफी अच्छा मिल जाएगा। तो दैट वाज माय रियली पॉइंट। हाँ, मतलब अगर सिर्फ प्रोफेसर्स की बात करें तो वो तो खैर अदर यूनिवर्सिटीज में भी अच्छे ही हैं। डीयू में भी यू गेट ऐसे प्रोफेसर्स जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करी, पीएचडी करी है। बट जेएनयू ज्यादा इसीलिए होता है बिकॉज उसकी रैंकिंग ज्यादा काफी बेटर है, और जेएनयू का कैंपस आपको वो वाइब देता है। पॉल साइंस वाला स्टूडेंट तो स्पेसिफिकली रिलेट कर सकता है। वहाँ की हरियाली भी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो वातावरण आपको और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा ग्रीनेस्ट आप बोल सकते हो, आसपास पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, और एकदम बीचों बीच आपकी पढ़ाई की बिल्डिंग यस है। मैम, नेचर ओरिएंटेड पूरा उसका कैंपस है, नेचर ओरिएंटेड। तो वो एक आसपास का नेचर भी आपको मोटिवेट करता है। तो क्योंकि आपकी journey आपने कैसे शुरू करी, मतलब यूजी से ही कर दी थी या फिर यू टेक अ ब्रेक? नो मैम, मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी दिसंबर में, 2024 दिसंबर में स्टार्ट की थी सीरियस प्रिपरेशन की, मुझे करना है, क्योंकि और भी मेरे क्लासमेट्स कर रहे थे इस प्रिपरेशन सीयूटी पीजी की। तो सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन दिसंबर से मैंने स्टार्ट की प्रॉपर। तो उसके बाद जो मेरे सीनियर्स ने बताया कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले इसके पीआईक्यूज देखने पड़ेंगे, किस डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में मोर और लेस तो पढ़ लिया। आपको, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया ग्रेजुएशन में, तो आइडिया है कॉन्सेप्ट का कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है, हॉब्स का क्या है, लॉक का क्या है, मार्क्स का क्या है। तो आइडिया है, ब्रॉड व्यू मेरे पास, ब्रॉड पॉइंट है, लेकिन किस डेप्थ तक एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको पीआईक्यूज देखने से समझ आएगा। और पीवाईक्यूज के लिए मुझे नहीं लगता कि आपसे बेस्ट कोई एनालाइज करता है। मैंने सबसे पहले आप ही के पीवाईक्यूज एनालिसिस देखा था, जिसमें आपने प्रॉपर बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, किस तरह से ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं,
और किस लेवल तक मुझे आ रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि ज्यादा डेप्थ का एग्जाम है नहीं कि प्रॉपर आप ज्यादा डेप्थ में चले जाओ, बहुत ही ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल का कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन आते हैं। प्लेटो की बुक्स कौन सी है, अरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेटो की आइडियल स्टेट में क्या है, रूलर कौन है, क्या है वॉरियर कौन है। तो ये मुझे आपसे क्लियर हुआ है आपके, इसलिए थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपकी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली इस रिलेटेड, पीआईपी सॉल्विंग रिलेटेड और अदर यूनिवर्सिटी की जो पीआईपी एनालिसिस रिलेटेड, बहुत हेल्प मिली मैम आपकी। तो ये तो आप लोगों का ट्रस्ट और प्यार है। बहुत सारे बच्चे अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं जेएनयू में, तो जिस दिन वो जाते हैं वो मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि मैम स्टूडेंट से बात हो रही थी कि कैसे एडमिशन हुआ उन लोगों का, कैसे वो लोग यहाँ तक आए। बहुत सारे बच्चों ने आपस में पहचान लिया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे टॉपर स्टॉक करे हैं, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को पहचान गए कि हाँ हम दोनों पॉल साइंस के ही मैम की स्टूडेंट हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो सब जान के, और सारी सीरीज आप ही लोगों के लिए होती है, तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप सबको पीवाईक्यू सीरीज से कुछ हेल्प हो रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि पेपर इज नॉट दैट टफ। बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट पे मैसेजेस कर रहे थे, मैम एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इतना डरने वाला एग्जाम ये है ही नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इट्स एमसीक्यू पेपर। तो अगर आप समझ जाते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको अप्रोच लेनी है, तो आपके लिए इजी काफी जर्नी हो जाती है ना। तो आपने पढ़ाई करने शुरू करी, आपके पास समय बहुत कम था, तो व्हाट वाज योर डेली रूटीन? आपने कैसे इतना जल्दी इतने सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को, सब कुछ कवर अप कैसे किए? मैम सिंस आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, मेरा कॉलेज भी होता था उसकी, तो अटेंडेंस मैंडेटरी है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है टू अपीयर इन द एग्जाम्स। तो मुझे कॉलेज भी जाना होता था, तो और मेरा इवनिंग कॉलेज है मैम, तो दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है 3 बजे से, 3 PM से, 3 PM टू 8 PM। तो जो मॉर्निंग का, आई वाज मॉर्निंग पर्सन है, जो मॉर्निंग का आई यूज्ड टू ट्राई टू मैक्सिमाइज माय मॉर्निंग आवर्स, जितना मॉर्निंग में जितनी ज्यादा पढ़ाई हो सके, पीआई की सॉल्व हो सके, जितना रिवीजन हो सके, वो मैं मॉर्निंग में अपने 4-5 घंटे देता रहा। उसके बाद मैं डेली मैंने 4-5 घंटे ही दिए, इससे ज्यादा नहीं दिया सीयूटीपी एग्जाम के लिए। तो यू आर सेइंग कि 4 to 5 आवर्स आर एनफ, बट वो Enough. डिपेंड पर्सन पे, क्योंकि हर किसी की लाइफ का रूटीन अलग होता है ना। अब Yes, ma'am. जिनके मॉर्निंग वाला कॉलेज, जैसे मेरा कॉलेज था तो सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक था, और फिर मैं घर पे आने में इतना टाइम लगता था, तो आप पूरे दिन के इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हो कि आपसे 4-5 घंटे नहीं बैठा जा सकता। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपना डेली रूटीन अपने अकॉर्डिंग्स बनाएं, और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत बच्चे 2 घंटे पढ़ के भी बहुत सारा पढ़ जाते हैं, और काफी बच्चे 4-4 घंटे उन्हीं 4 पेजों को लेकर बैठते हैं, सिर्फ उनको रीड करते हैं, लेकिन उनको ना तो समझ आता है ना उनको वो चीजें लर्न होती हैं। तो व्हेन यू वर स्टडिंग, आपकी अप्रोच क्या थी? मतलब कैसे पढ़ते थे? पहले फैक्ट्स को इकट्ठा करते थे, या साथ साथ कवर करते थे, या थ्योरी पहले बिल्डअप कर रहे थे, कैसे? मैम थ्योरी तो मोरलेस मेरी, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही थे 90%। तो मैं क्या करता था, बड़ा यूज्ड टू कि कोई भी, अगर जैसे प्लेटो है एक टॉपिक है, तो प्लेटो के मेजर कॉन्सेप्ट्स लिख लिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ही है। उसकी जो मेन चीज, उसकी बुक्स, कोई फैक्चुअल चीज उससे रिलेटेड, उसकी बुक्स या किसी ऑथर ने या किसी राइटर ने उसके बारे में क्या कमेंट किया है, कोट किया है उसके रिलेटेड, तो वो जो फैक्चुअल चीज है मैं प्लेटो के हेडिंग के नीचे लिख लेता था कि इससे रिलेटेड ये फैक्ट है, कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, फैक्ट मेरे सामने पेज पर है। तो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर रिवाइजिंग एट लास्ट टाइम। कॉन्सेप्ट था मेरे पास, फैक्ट मैंने देख लिया। तो ये मैं होता था, किसी भी टॉपिक उससे रिलेटेड सारा उसी फैक्ट उसी पेज पर, ये नहीं कि ये टॉपिक कर रहा हूँ, कंसेप्ट कर लेता हूँ, फैक्ट बाद में याद कर लूंगा एक साथ, नहीं, उसी समय उसी पेज पर उसी के नीचे फैक्ट, ताकि वो एक मेंटलिटी बनी रहे कि इसी के नीचे मेरा पूरा कंप्लीट है, इससे बाहर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, फिर भागना पड़ता है इधर उधर के, कहाँ से लें, लेकिन आपके सामने एक पेज पर सारा कुछ होगा, तो आपको इधर तो भागना नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी यही बोलती हूँ कि जब कभी भी आप किसी टॉपिक को कवर अप कर रहे हो, किसी थिंकर को कर रहे हो, आप कभी भी ऐसा मत करो कि सारी बुक्स एंड थिंकर एक पेज पे लिख लिया और उनको एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, सारी ट्रीटीज, सारे अग्रीमेंट्स एक लिस्ट बना लिया, उनको बाद में करेंगे। ऐसा आप कर सकते हो जस्ट फॉर द रिविजन, लेकिन आपने उनको पहले पढ़ा होना चाहिए। जैसे बिल्कुल आकाश ने कहा है, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल प्लेटो पढ़ रहे हो, तो प्लेटो से रिलेटेड सारी चीजें प्लेटो के साथ ही कवर अप करो। उससे क्या क्या क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी बुक्स उसने लिखी हुई है, कौन सी बुक में कौन सा आइडिया दिया है। जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस किताब में जस्टिस का आइडिया दिया है। तो सारे फैक्ट आप साथ साथ ही याद करिए, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना। हम कंप्यूटर नहीं है कि एक जगह डेटा सेव कर दिया और वो डेटा हमेशा सेव ही रहेगा, और हमारे माइंड को बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। तो पहले आप सारे फैक्ट्स को और थ्योरी को साथ में लेकर चलो, और लास्ट में थोड़ा सा फोकस जब आप रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि कंसेप्ट मैम एक बार ही आप लोगों ने मेरे से पढ़ लिया या फिर किसी और से पढ़ लिया, तो कंसेप्ट फिर भी थोड़ा सा रह जाता है दिमाग में, फैक्ट्स नहीं रह पाते।
तो जब एग्जाम आने वाला हो तो थोड़ा सा फैक्ट्स पे, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट फिर भी आपको काफी हद तक याद रहेंगे। तो अगर आपने कंसेप्ट और फैक्ट याद करें तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बच्चों का मेरे से होता है कि मैम इतनी सारे फैक्ट है, इतनी सारी बुक, इतने सारे आर्टिकल, सबको कैसे याद रख सकता है कोई? तो आपने कैसे मैक्सिमम चीजों को याद किया? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट? मैं मैक्सिमम तो एज यू सेड कि हम आफ्टर ऑल हम तो ह्यूमन ही हैं, तो वही इसका एक कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। अपने सब्जेक्ट टू वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने क्या किया था कि जो, क्योंकि आपको जो अल्टीमेट गाइडिंग लाइट है वो आपकी पीवाई क्यूज है कि किस लेवल तक वो पूछ चुका ऑलरेडी, और तो आपका कुछ है नहीं है। टीचर कुछ ही मतलब टीचर आप लोग बताते हैं कि ये है तो उसको ध्यान में रखना, पीवाई क्यूज को ध्यान में रख के चलना है। तो उसी हिसाब से प्लेटर्स में कुछ भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। मुझे देखना कि पीवाई क्यूज किस लेवल तक पूछा गया है। जैसे कोई आर्टिकल है, जैसे लक्ष्मीकांत, वैसे बच्चे बहुत बहुत बच्चों ने लक्ष्मीकांत रेफर की है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए, प्रियम्बल इतनी भी आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। तो बताया कि थीम अगर फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी थीम है, तो उस थीम से पूछे जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? जस्ट मेयर आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं कि राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल है, राइट टू डेथ कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, किस आर्टिकल से इलेक्शन ईयर की एज 21 से 18 रिड्यूस की गई, किस अमेंडमेंट से रिड्यूस की गई, किस गवर्नमेंट ने रिड्यूस की। तो वही मोरलेस लेके चलना है कि इस लेवल तक पूछा जा रहा है, ये पीवाई कुछ पूछा गया, तो उसी के अराउंड आपको घूमना है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्थ में जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज करोगे अपने आप को और एंजाइटी आपकी बढ़ेगी। तो वही है, पीवाई कुछ आपको सामने रखने हैं, सिलेबस सामने रखना है और उस तरह पढ़ाई करनी है उसको देखते हुए, ताकि आप ज्यादा डेविएट ना हो। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा से यही बोला है कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं कि कुछ टॉपिक तो ऐसे ही हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से ही कवर अप हो जाते हैं, है ना, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बच्चों का जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बुक बाय बुक चलते हैं। मुझसे बुक लिस्ट पूछ लेते हैं, पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। अब इंडियन गवर्नमेंट है इतनी मोटी, अब वो क्या करते हैं, पेज बाय पेज उसको लेके बैठते हैं और पूरा पढ़ते रहते हैं। अब जब तक लास्ट पेज तक पहुंचोगे, आपने अभी तक कितने पेजेस पढ़े हैं, उसमें क्या था वो आपको नहीं याद रहने वाला है। तो मेन चीजें, फोकस आपको पता होना चाहिए, या तो आपके पास कोई गाइडेंस देने के लिए हो जिसको आप फॉलो करें कि किस में से कितना पढ़ना है। जैसे कि अभी अभी आकाश ने कहा कि डीपीएसपी है, उससे थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि किस पार्ट में है या कौन से आर्टिकल में कितना दे रखा है। और उसके भी जो आर्टिकल्स, उसमें 2-4 ही आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा अपनी मैराथन्स में, रिविजन्स में बताती थी कि यही 2-3 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी है ना, काफी बच्चों को मॉडल्स नहीं समझ आते, लेकिन जब मैंने पब्लिक पॉलिसी यूट्यूब पे भी कराया था या फिर बैच में कराया, तो मैंने हमेशा कहा था कि मॉडल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीमेंटल मॉडल गिवन बाय चार्ल्स लिंडबॉम। अगर मॉडल से क्वेश्चन आया तो प्रोबेबली 99% यहीं से आएगा। एंड सेम क्वेश्चन ना मैम ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चन आपने बताया था वो डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इंक्रीमेंटल मॉडल को मैच करना है चार्ल्स लिंडबॉम से। है ना, एकदम एग्जैक्ट सेम आया। तो बच्चे इतने खुश होकर एग्जाम के बाद बताए कि मैम आपने रात को जो क्वेश्चन कहा था, मैंने रात को रिवीजन में रूसो का वो बताया था, स्टेटमेंट बताया था चेन्स वाला, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, वही सेम सुबह एग्जैक्ट आया। तो वही बात है, बस चीजों को आपको थोड़ा फिल्टर करना आना चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि एक एक किताब पेज बाय पेज पढ़ोगे, तो वैसे आपका नहीं भी कुछ होने वाला है। तो आपने क्वेश्चंस लास्ट में कितना प्रैक्टिस करा, मतलब मॉक टेस्ट लगाए थे या कैसे आपने क्वेश्चंस को कवर अप किया? मैम ये बहुत ही ऐसी बात है इस पर कम डिस्कशन होता है, मैंने देखा है बहुत सारे डिस्कशन, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने, क्योंकि पीवाई क्यूज ओरिएंटेड एग्जाम है, इसमें आपको लिखना सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। तो जितने ज्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, डीयू, जीएनयू, जामिया मिलिया इस्लाम, जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि उन्होंने पीवाई क्यू से ऑब्जेक्टिव ही पूछे हैं पॉलिटिकल साइंस के, और जितने भी पास्ट पेपर आप उनको लगाओ, प्लस जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी हो, जैसे सपोज करो कहीं से 100-200 क्वेश्चन मुझे प्लेटो के मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे उसे हेल्प ही मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे जो क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट आ गए। तो मैंने मैम एटलीस्ट 4000 5,000 मैंने पीआई की एमसीक्यू टोटल लगाए होंगे, 4 क्योंकि to उसी, 5। यस मैम, हर एक यूनिवर्सिटी के मैंने 5 से 5 साल, यस मैम, हर एक यूनिवर्सिटी के मैंने 5-5 साल के पीवाई लगाए थे हर एक यूनिवर्सिटी के, और सीयूटी के 4-5 साल के लगाए थे। और जितने भी ये फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैंने सारे लगाए थे मैम, क्योंकि उनसे आप एक फैमिलियर हो जाते हो कि कुछ भी एग्जाम आए तो इससे बाहर तो नहीं आएगा, मोर और लेस इसी के बीच में से आएगा। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप लगाते लगाते उस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो कि एग्जाम में आपको एकदम एंजाइटी फील नहीं होती कि ये क्या आ गया। तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको एग्जाम से पहले अपने आपको फैमिलियर करना उस टाइप के क्वेश्चन जो खुद एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे मैंने भी सीरीज जब कराई थी, तो मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यू कराए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कराए थे, जेएनयू के पेपर के कराए थे, बीएचयू के पेपर के कराए थे। तो काफी बच्चों ने वैसे सीरीज फॉलो करी, लेकिन वो वाली नहीं करी। उनको लगा कि सीयूईटी पीजी का मतलब सीयूईटी पीजी ही लिखा होना चाहिए, तभी हम पढ़ेंगे।
अब सीयूईटी पीजी के पेपर ही 2-3 साल के हैं और इतना डेप्थ में उनमें नहीं पूछा गया है। और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल के कराए थे, तो बच्चों को लगता था कि इतना हाई लेवल क्यों करा रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप हाई लेवल सीख जाओगे तो पेपर आपको इतना इजी लगेगा कि आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सेम ही सिलेबस है, यूजीसी नेट में भी वही प्लेटो पूछा जाता है जो आपके में पूछा जाता है ना। वही सेम सिलेबस डीयू जेएनयू बीएचयू में पूछा जाता था। तो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके पास एक टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको सारे पता चल जाते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि पेपर में कौन सी यूनिट्स ज्यादा डोमिनेट करती हैं पॉल साइंस में पर्टिकुलरली? मैम पर्टिकुलरली तो देखा जाए तो इस बार तो प्लेटो से एक ही क्वेश्चन आया था, और वो भी इतना रैंडम क्वेश्चन आया था प्लेटो का। कोई इसका एक कोड दिया हुआ था जो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे गलती करके गए थे, मैं तो बस तुक्के से वो सही हो गया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि प्लेटो ने कहा होगा, क्योंकि बच्चे ने जितना भी प्लेटो किया होगा वो क्वेश्चन वो उसने था ही नहीं। वो किसी किसी बुक में से कोई बुक में से पर्टिकुलर लाइन उठाई वो क्वेश्चन में लगा दी उन्होंने, एनटी वालों ने। तो प्लेटो से एक ही क्वेश्चन आया था। इसमें क्या ट्रेंड क्या देख रहा हूँ, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उससे शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड में। ये पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ जा रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में ज्यादा ट्रेंड जा रहा है। इस बार जिस बच्चों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी उनका इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हम, और इस साथ पॉलिटिकल थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आए मैम, कि किस ऑथर ने किस राइटर ने क्या कहा। जैसे रूसो ने, आपने बताया कि मैन इज एवरी चेंज, तो रूस वाला क्वेश्चन आया था। तो पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड, और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की तरफ। तो हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा, ट्रेंड किस साइड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ट्रेंड है वो चला गया। थोड़ा इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन आए थे गांधी के ऊपर, लेकिन वो भी बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था, पता नहीं कैसा था। तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है हमें पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की तरफ। तो एक चीज जो आपने कही है मैं उसकी तरफ बच्चों को थोड़ा ध्यान जो है आकर्षित कराना चाहूंगी, वो है आर्बिट्री क्वेश्चंस को पूछना। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं जब वो पीवाईक्यूज उठाते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर जब होता है तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाला ही जाएगा, भले आप उस थिंकर को जानते हो, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो आपने कहीं ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, और जब आप उसको गूगल या किताब में भी ढूंढने जाओगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हाँ ये डायरेक्टली आ रखे हैं, उस एक को लेके बैठ जाते हैं कि ये कहाँ से आया है, अब हमें वही बुक पढ़नी है जिसमें ये कोटेशन दे रखी है। तो वो सबसे गलत अप्रोच है। मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसे आर्बिट्री पूछे जाते हैं, जैसे कैपिटल पूछी हुई थी, है ना, तो बच्चे कैपिटल्स वगैरह नहीं याद करके जाते, और ये किसका ये वो क्वेश्चन मैम, कैपिटल वाला क्वेश्चन तो मुझे अभी भी दुख है, ये मेरा गलत हो गया था मैम। क्योंकि कोई बात इसी को अंडमान अंडमान निकोबार के कैपिटल ज्यादातर लोग पता है पोर्ट ब्लेयर है। अब हाँ बहुत कम बच्चों को पता है कि इसकी न्यू कैपिटल नाम चेंज हो गया, श्री विजयपुरम हो गई है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो वही बात है कि जो आरबिट क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसकी तैयारी टीचर करा सकता ना बच्चा कर सकता। उस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मुझे क्यों मांग रहे हो, जो ऑलरेडी एक थीम बना हुआ उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, ताकि आरबिट क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। आरबिट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ द हाँ, बाउंड्री जाते हैं। प्रिपेयर करेंगे, अब वो सोचेंगे अच्छा इसका पूछ लिया, अब वो क्या करेंगे, उसमें से कुछ बच्चे सबके कैपिटल लर्न करने बैठ जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, यू आर नॉट गोइंग फॉर एसएससी जैसे पेपर्स के लिए। और बहुत सारे बच्चे ना इन्हीं पे फोकस करते हैं कि अगर ये वाले गलत हो गए तो नुकसान होगा, लेकिन उसमें आप जो अपने 50-60 क्वेश्चंस का नुकसान कर रहे हो उनको वो काउंट नहीं करते। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मुझे देखने को मिली, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं कनेक्टेड थी, बहुत अच्छा क्लास में प्रेयर करते थे, लेकिन जहां वो गलती करके आए दैट वाज अ नेगेटिव मार्किंग। बहुत अच्छे अच्छे पेपर, जो बहुत अच्छे बच्चे थे, सारे कंसेप्ट उनको आते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्हें ले डूबी वो थी नेगेटिव मार्किंग। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? आपने नेगेटिव मार्किंग पेपर के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? नेगेटिव मार्किंग के लिए मैम यही है कि एक मेरा दोस्त है समीर शुक्ला, वो बहुत काफी पढ़ाकू बच्चा था क्लास में, लेकिन उसका सिलेक्शन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हो पाया। वो मुझसे भी पढ़ाकू बच्चा था, लेकिन उसने नेगेटिव इतना करके आ गया मैम वो, कि उसके पॉजिटिव सारे कट गए। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कीजिए, और 50% भी आता है फिर भी कीजिए, क्योंकि आप सही कर रहे हो 4 मिल रहे हैं, और गलत कर रहे हो तो एक नेगेटिव मार्क कट रहा है, जो 4 मिल रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहे, एक नेगेटिव वाला तो 5 नंबर जा रहे हैं एक्चुअली आपके एक क्वेश्चन गलत करने पर। तो मैंने जो नेगेटिव मार्क टैकल किया था, मैंने ये किया था, अगर कोई बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चन है जो बिल्कुल मुझे आता ही नहीं है, तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, मैं बेफालतू में उसको एक मार्क्स दे के नहीं आऊंगा। इसलिए मैं बहुत ही मेरे पूरे पेपर में से मेरे 3 क्वेश्चन ही नेगेटिव मार्क में कटे, बाकी मेरे क्वेश्चन नहीं कटे। वेरी नाइस। तो एक जो चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब हम पेपर रिव्यू के लिए भी गए थे सेंटर पर, नोएडा सेक्टर 62,
तो वहां पे मैक्सिमम बच्चे, आप अगर अभी भी मेरी जाके वो वाली शॉर्ट्स देख सकते हो, चैनल पर है, मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि मैम वी वर वेरी हैप्पी टू सी द एग्जाम, और हम पूरे 75 क्वेश्चंस करके आए हैं। मैंने कहा है नेवर अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन पेपर अनटिल अनलेस आपके ऊपर इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस है कि यस पेपर वाज इतना ज्यादा इजी कि 2-3 क्वेश्चन का नुकसान होगा। तो सबसे भारी नुकसान उन्हीं को हुआ है जो पूरे 75 क्वेश्चंस करके आए थे। और ये आपको डील कैसे करना है ये आपको पता चलता है मॉक टेस्ट से। तो हाउ वाज योर स्कोर इन मॉक टेस्ट? आप कैसा प्रिपेयर कर रहे थे, कैसे स्कोर्स आ रहे थे? उससे मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहता होगा समय समय पर। यस मैम, किसी किसी में तो उतने आते फुल में से फुल आ जाते थे, किसी में ऐसे अगर 100 मार्क्स का कोई मॉक टेस्ट तो उसमें तो 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, उसमें मोटिवेशन लेवल इतना डाउन चला जाता था कि हो ही नहीं पाएगा, इतने कम मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा एस्पिरेंट से कि मॉक टेस्ट सिर्फ आप अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए ऐसे यूज करें, ना कि आप अपना लेवल चेक करने के लिए यूज करें। तो लेवल में नहीं कर सकते आप मॉक टेस्ट में, तो आपके कभी भी फुल आएंगे लेकिन वहाँ रियल एग्जाम फुल नहीं आ सकते, और मॉक टेस्ट में इतने कम आएंगे कि रियल एग्जाम के आप इतने कम भी नहीं आए। तो मॉक टेस्ट को सिर्फ ये करेंगे, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते उसको नोट डाउन करें कि ये क्वेश्चन मैं आगे से गलत नहीं करूंगा। तो आप अपनी गलती समझने के लिए मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करें, ना कि अपना स्कोर चेक करने के लिए। ये नहीं कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया, स्कोर चेक कर लिया, फुल है तो बंद करके रख दिया। नहीं, स्कोर चेक नहीं करना, मुझे देखना है कि मेरा कौन सा गलत हुआ, वो गलत नहीं होना चाहिए अगली बार। ये मॉक टेस्ट का मैम रियल बेनिफिट सॉल्यूशन है। हाँ, वो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मतलब, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, 5 दिन बाद वो बोलेंगे कि हाँ मैं हमने 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए। वो 10 का मतलब क्या है कि आपने अटेम्प्ट करके उनको छोड़ दिया। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जितने क्वेश्चन आपकी गलत हुए आप उनको बैठ के एनालाइज करें, एक एक ऑप्शन को एनालाइज करें कि क्यों मैं इस क्वेश्चन में गलती मैंने करी, मुझे इसमें ऐसा क्या समझ नहीं आया, क्या मुझे ऑप्शंस फैमिलियर नहीं थे, या लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो वो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में कभी भी आपको एक मॉक टेस्ट 2, 3, 4 से आपको अपना लेवल नहीं पता चलता, बिकॉज मॉक टेस्ट हर बार एक अलग इंसान ने बनाए है ना। सेम लाइक जैसे आपका सीयूटी का पीजी का पेपर है, अभी किसी और एग्जामिनर ने बनाया होगा 2025 में जो एग्जाम हुआ, हो सकता है 26 में कोई और बनाए। तो पहले अगर उसने पॉलिटिकल थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन दिए तो दैट डजंट मीन कि आप अगली बार पॉलिटिकल थ्योरी पे ही ज्यादा फोकस करके जाओ। एग्जाम ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे इस साल एक भी रीजन असेशन का क्वेश्चन नहीं था, बट यू नेवर नो कि अगले साल आ जाए, अगले साल आईआर से ज्यादा आ जाए, क्योंकि पिछले पेपर में आईआर से ज्यादा आए थे। तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू ऑल द यूनिट्स, बट फिर भी कुछ 2-3 यूनिट्स होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि WPT, IR हो गया, उसके बाद आपकी इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली आर्टिकल्स आते हैं, और थोड़ी सी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। पब्लिक पॉलिसी IPT से फिर भी कम ही आता है, क्योंकि उनका जो आप कह सकते हो सिलेबस भी है वो काफी कम है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने वैसे डिस्कस कर ली हैं। तो जब एग्जाम बहुत पास आ जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा एकदम एंजाइटी आ जाती है, बोलते हैं घबराने लग गए हैं। तो वो जो लास्ट के वीक होते हैं, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, उसमें आप कैसे काम रहे और आपने डील कैसे किया? मतलब आपने प्लान बना रखा था, स्ट्रैटेजी बना रखी थी, टाइम टेबल बना रखा था, हाउ डिड यू डील इन द लास्ट वीक जो आपका एग्जाम से पहले होते हैं? मैम लास्ट वीक मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट वीक मैंने कोई नए MCQ सॉल्व नहीं किए, जो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे उन्हीं का रिवीजन, प्लस जो मेरे नोट्स थे शॉर्ट नोट्स उन्हीं का रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वही किया था, क्योंकि मुझे पता था नए क्वेश्चंस के चक्कर में जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और यही ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में तो क्या फायदा इन चीजों करने का। तो लास्ट वीक में मैंने कोई नई MCQ सॉल्व नहीं किया, जो ऑलरेडी कर रखे थे तो उन्हीं को रिवाइज करना था। क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं, वो मल्टीपल रिसोर्स की तरफ भागते हैं कि यहाँ से भी कर लूँ वहां से भी कर लूँ, वो एक चीज पर स्टिक नहीं रहते। तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप मल्टीपल रिसोर्स मत भागिए, मल्टीपल रिवीजन के पीछे भागिए। जितना रिवीजन करोगे उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। जैसे आपने क्लास में बोला था कि वैसे क्या है, टीचर पर ट्रस्ट, बच्चे को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस पर ट्रस्ट करोगे, पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है, वो उस तरह पढ़ा रहा है तो उस कैपेबल है वो पढ़ाने के लिए। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको हमें बिलीव करना चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। बच्चे क्या बोलते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अरे कुछ ही बक रहा है, दूसरे से पढ़ लेते हैं, तीसरे से पढ़ लेते हैं, बच्चे भागते रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता एंड में। तो स्टिक रहिए, जो रिसोर्स आपने किया उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली है कि स्टिक टू रिसोर्सेज, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझसे ही पढ़ो या किसी और से पढ़ो या कोई और अच्छा नहीं पढ़ाता। ऑलवेज लिमिट योर सोर्सेज। अब बच्चे क्या करते हैं कि प्लेटो मान लो मैंने पढ़ा लिया, अब उनको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने छोड़ दिया होगा, किसी और से पढ़ते हैं, फिर वो किसी और की वीडियो देखेंगे, फिर उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो अलग अलग है, क्योंकि सबका टीचिंग स्टाइल अलग है, सब अलग तरीके के एग्जाम्पल देते हैं, बट थ्योरी वही है। प्लेटो एक ही था, सब उसी प्लेटो को पढ़ा रहे हैं, सब उसी की थ्योरीज पढ़ा रहे हैं। तो वो एक ही टॉपिक को 3-4 जगह जाके सर्च करते हैं, जिससे कि उनका कोई टॉपिक छूट ना जाए। ठीक है, तो प्लीज ऑलवेज
ऑलवेज ट्रस्ट योर रिसोर्सेज और लिमिट योर रिसोर्सेज। आप इतने में 4 नए टॉपिक कर सकते थे जितना समय आपने उस एक टॉपिक को अलग अलग टीचर से पढ़ने पे किया है। सो ट्रस्ट योर सोर्सेज, आप उसी से पढ़िए। और जैसे कि बिल्कुल आकाश ने कहा कि कोई भी नई चीज आपको लास्ट में शुरू नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, मेन यूनिट्स को पहले कर लिया, आप छोटे छोटे यूनिट्स को लास्ट के दिनों में देखेंगे। तो आपने लास्ट में उन यूनिट्स को टाइम दिया जिसमें से क्वेश्चन हार्डली 1-2 आता है, और वो बोलते हैं ना कि पेंसिल जितनी घिसती है उतनी ही ज्यादा शार्प होती है। तो बिल्कुल वैसे ही है माइंड भी, जब तक हमारा माइंड बैठा रहेगा वो एकदम ठप हो जाएगा, जितना आपने पढ़ा होगा वो सब भूल जाओगे। तो पेंसिल की तरह हमारा माइंड है, जितना ज्यादा आप उसको यूज करोगे उतना ज्यादा वो शार्प होगा, है ना। तो रिविजन बार बार करनी है। तो आप दिन में, मतलब लास्ट में जब एग्जाम आ गया, बिल्कुल एकदम 1-2 दिन थे, तो आपने कैसे रिविजन किया? मतलब फुल यूनिट्स करी, क्वेश्चंस करे, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पीवाईक्यूज वगैरह रखे हैं उनको सिर्फ रिवाइज किया था? मैम मैंने जो शॉर्ट नोट बनाए थे उसी को रिवाइज किया, और पीवाईक्यूज ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे थे। जो गलती मेरी पीवाईक्यूज सॉल्व करते निकल रही थी, तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो हर एक पीवाईक्यू में कॉपी में नोट नहीं कर रहा। जो मुझे आता है उसको नोट क्यों करूँ? जो मुझे मेरा गलत हो रहा है मैंने उसको नोट किया, प्लस मेरे जो शॉर्ट नोट थे उन्हीं को रिवाइज किया कि जो गलत हो रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है। यही मैम। तो लास्ट में आप व्हाट वाज द कॉमन स्ट्रैटेजीज, मतलब व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज करने में, अपनी स्ट्रैटेजीज या रोड मैप को बनाने में, या जब वो अपनी प्रिपेयर शुरू करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो बच्चे करते हैं, जो आपको लगता है? क्योंकि आसपास भी आपका जो है लोग हैं, है ना। कॉमन ठीक है। मिस्टेक है मैंने जो देखी है बच्चों में, और उसको मैंने भी शायद की थी, वो कॉमन मिस्टेक यही है कि प्रॉपर पीआईक्यूज एनालाइज न करना, प्रॉपर सिलेबस पर स्टिक न रहना। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, इतना बना रखा है, कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि सिलेबस के कुछ ही पूछ लेगा। नहीं, सिलेबस आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, वही पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हीं से आएगा। और पीआईक्यूज बताएंगे कहाँ तक आएगा, कितनी डेप्थ तक आएगा। तो जो बच्चे गलती करते हैं प्रॉपर ये पीवाईक्यू जीते रखे हैं, सिलेबस जीत रखा है, उनसे स्टिक नहीं रहते। वो कहीं भगते हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है उसका पढ़ लिया, कोई कुछ पढ़ा रहा है उसका पढ़ लिया, वो रैंडमली इधर उधर भगते हैं। वो ये नहीं पहले कि पहले मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूं कि कितने डेप्थ तक आ रहा है, पहले मैं अपना वो देखूं कि सिलेबस में क्या मेंशन्ड है और कितना मैं कर सकता हूँ। तो जो रैंडमली बच्चे इधर रैंडम भगना बंद करें प्रॉपर, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। बस आपकी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत जरूरी नहीं है, मेहनत इन द राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्क करिए लेकिन राइट डायरेक्शन में कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मेहनत, मुझसे भी ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी, मुझसे मैं 4 घंटे पढ़ा, वो 8-8 घंटे पढ़े होंगे, लेकिन उनका नहीं हुआ क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे प्रॉपर। तो यही है, डायरेक्शन राइट होनी चाहिए। और इसीलिए यही जो राइट डायरेक्शन, यही रूल आता है टीचर का। आप जैसे टीचर का जो आप दिखाते हो कि बच्चा ये पीवाईक्यू जा सके, इतने ही लेवल तक करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना, आप बेफालतू परेशान हो रहे हो। तो राइट टीचर, राइट गाइडेंस, राइट मेंटर का वही रोल आता है डायरेक्शन दिखाने में। यही बोलना चाहूंगा। तो एग्जाम से पहले हमने कई सारी यूट्यूब पर भी और वैसे भी अलग सेशंस हमने लिए थे मैराथन्स के, रिविजन्स के। तो आपको लगता है वो आपको हेल्प करे? जो मैराथन्स मैंने यूनिट वाइज ली और एक कंप्लीट सिलेबस की थी, अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का वो था, तो उस दिन भी बच्चों को बहुत प्यार आया। बट मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जाम में आपको वो कैसे हेल्प किया, कि क्वेश्चन उससे आए थे जो आपको देखने को मिले? मैम इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी स्पेशली, क्योंकि जो आपकी मंथन सीरीज थे और पीआईक्यू एनालिसिस थे। क्योंकि जितना आप ज्यादा पीआईक्यू एनालिसिस करोगे, और स्पेशली आप जो कोई आपको कराएगा, तो मतलब अगर रैंडमली मोबाइल पकड़ के बैठ जाऊं मैं, तो आप पढ़ा रहे हो तो आप बोल रहे हो बेटा ये आ रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं फीड होता है। ऐसा आपको लगेगा मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन एग्जाम टाइम पर वो निकल के आता है कि मैम ने ये पढ़ाया था, ये पीवाईक्यू जैसे आपने क्वेश्चन कराए थे। तो जैसे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हो उसके पीछे जो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देखे जो ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आ गया, जो कि आपने कराए थे, कि आपने बोला भी था ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जो क्वेश्चन बन चुका है वो तो नहीं बनेगा, थोड़ा तो घुमाएंगे एनटीए वाले, क्या पता ऑप्शन में क्वेश्चन बन जाए। तो ये बहुत हेल्प किया मैम मेरे लिए। वेरी नाइस टू नो। तो मुझे लगता है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टिप्स और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी, ऑलरेडी आकाश ने काफी चीजें बता दी हैं। बाकी एक सेशन ऑलरेडी आकाश के साथ हमने पहले भी टॉपर स्टॉक कर रखा है, वहां पर भी उसने काफी सारी चीजें शेयर करी थी। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि हाउ इज योर फीलिंग इन जेएनयू, बिकॉज अब आप जेएनयू के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, है ना। थोड़े दिनों में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये फीलिंग कैसी है? बिकॉज अब आपको एडमिशन मिल चुका है एंड नाउ फाइनली यू आर गोइंग टू एंटर इन योर सपनों वाला यूनिवर्सिटी। मैम फीलिंग तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्योंकि जो देखा था कि अब ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया, मास्टर जेएनयू से करना है, वो कैंपस के जो शॉर्ट्स होते थे यूट्यूब पर चलते थे, ये कैंपस है जेएनयू का, फाइनली मैं उसको फील एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो
तो अब आप जेएनयू में जाओगे, बहुत सारे बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे, है ना, इंटरेक्शन होने वाला है, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, है ना। तो कैसा आपको लग रहा है कि वहाँ पर माहौल कैसा होने वाला है, थोड़ा एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मैम मेरे बहुत सारे सीनियर भैया लोग जो मेरे कॉलेज में पढ़ के मेरे सीनियर्स थे वो वहाँ पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया बहुत अच्छा माहौल है। जैसा दिखाया जा रहा है नेगेटिव साइड ऑफ जेएनयू दिखाई जाती है, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइड पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट माहौल है, बहुत ही अच्छा वहाँ पर डिबेटिंग कल्चर है, बहुत ही अच्छी डिबेट्स होती हैं यहाँ पर, स्पेशली पॉलिटिक्स डिबेट। तो काफी अच्छा एक्सपोजर है एंड आई वुड रियली लाइक टू एक्सपीरियंस दोस मोमेंट्स। कई सारे तो आपको नॉन फेसेस ही मिलेंगे, यहाँ पे फेलिसिटेशन में आप कई सारे बच्चों से मिले थे, है ना, लेकिन यस कई मैम। हैं जो यहाँ नहीं आए थे, बट आपको वो जानते हैं। कैसे यस जानते हैं? आप भी जानते होगे कई बच्चों को ना। मैम, ग्रुप बना हुआ है तो उसमें जो बच्चों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बात होती रहती है कि हम इतनी डेट्स को हमारा वेरिफिकेशन है, बच्चे बात करते रहते हैं कि हम मिले हुए हैं, साथ में हमको जानते हैं, उनसे ही पढ़े थे ये, तो आपके बारे में बात चलती रहती है। बहुत ही ग्रुप बना हुआ है जो आपको एडमायर करता है, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक टू वेलकम यू इन जेएनयू। आप आइए और बस सही बच्चों से मिलिए, आपके वहाँ पर बहुत ही एडमायर के साथ में हमके पढ़े हुए बच्चे हैं, तो आप स्पेशली मैम इन्वाइट होगा, आप प्लीज आइए वहाँ पर। हाँ, मैं तो जरूर आऊंगी। एक बार आप लोग की क्लास क्लास तब स्टार्ट हो जाए, आप थोड़े सब लोग सेटल हो जाओ, थोड़ा सा आप एक्सेप्ट करने आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा नया एकदम सबके लिए, काफी बच्चे तो अपना पूरा स्टेट चेंज करके आएंगे जेएनयू में प्रॉपरली शिफ्ट होने के लिए। तो मैम जेएनयू का इतना इतना क्रेज है कि बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया है जेएनयू के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात हुई तो बोल रहे हैं हमने ड्रॉप लिया, मैंने स्पेशली जेएनयू के लिए। अब मेरे इसके हम क्रेज समझ रहे हैं कितना क्रेज है। आई हैव ड्रॉपर स्टूडेंट्स ऑल्सो बैच की, जो 2026 का है, क्योंकि सबको ये है कि काफी बच्चे ऐसे हैं कि जाना है तो सिर्फ जेएनयू जाना है ना। तो आई थिंक वो जो एक लाइन है बच्चों की कि जाना है तो सिर्फ जेएनयू जाना है, आपके लिए भी कभी ना कभी वही एक ड्रीम था, वही एक लाइन थी, और नाउ इट्स द रियलिटी, है ना। तो मुझे लगता है कि आपने हाँ बहुत अच्छा बच्चों को गाइड किया है, स्ट्रैटेजीज दी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि 2026 के बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, बहुत ही अच्छा इजी एग्जाम है, बस कुछ अप्रोचेस को फॉलो करना है, कुछ स्ट्रैटेजीज को बनाना है, रैंडमली चीजों को उठा के नहीं पढ़ना, कभी आईपीटी कर लिया, कभी डब्ल्यूपीटी कर लिया। मेक योर स्ट्रैटेजी, अपना रोड प्लान खुद बनाइए और अपने नोट्स हैंड रिटन लिखिए। जैसे कि आकाश ने भी कहा था कि वो जो भी फैक्ट्स होते थे उनको राइट डाउन करते थे, है ना। तो हैंड नोट्स वर्क्स बेस्ट। और बाकी मैं तो आपके लिए हुई, तो 24 घंटे हमेशा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी आप सबको पता ही है, और डेली क्लासेस भी होती है 5 बजे, है ना, यूट्यूब पर। तो उसके अलावा एग्जाम के लास्ट टाइम तक, जैसे लास्ट ईयर में बच्चों को गाइड किया था मैराथन्स के थ्रू, रिविजन्स के थ्रू, तो वो सब कुछ इस साल भी होने वाला है विद डबल एनर्जी, क्योंकि इस बार तो हमारे पास मेंटर्स भी हैं, आकाश जैसे, है ना। आकाश की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर हो चुकी है और अपकमिंग सेशंस में और भी बच्चे आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, आगे नई नई स्ट्रैटेजीज, नए नए तौर तरीके और नए नए क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, बच्चों की गाइडेंस और क्या क्या हो सकती है, वो सारे सेशन अपकमिंग आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच आकाश फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपने थैंक यू सो मच मैम। इतना दिया है ना, और बच्चों को गाइड किया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।